हाय एवरीवन। आज भी अपन जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो वी विल पर्टिकुलरली सी कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, और अपन बहुत वाइड एप्लीकेशन नहीं देखेंगे। अभी भी अपन सिर्फ इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि क्यों और कहाँ अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मेथड अपन पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। बताऊंगा मैं आपको उनके नाम आराम से। और फिर दूसरा मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड में है ना, सीबीएसई में नहीं है। तो लेकिन वो भी आसान है, दोनों मेथड्स आसान है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहली बात तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस कहाँ अप्लाई होता है। आपने ये चीज़ देखा है क्या, जब अपन कक्षा 10वीं में थे तो आपको चैप्टर नंबर 3 क्या था, कोई मुझे बताएगा? एनीवन, व्हाट वाज चैप्टर नंबर 3? किसी को याद है? देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत बढ़िया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था, दो वेरिएबल मतलब दो अननोन एक्स वाई। तो मान लो अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू लेट अस से 7। कुछ भी लिख दिया मैंने ना ऊपर। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो निकाल लोगे अपन, बड़े आराम से निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको तीन वेरिएबल दे देता हूँ और तीन इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि इसी में मैंने थर्ड वेरिएबल z ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2z इज इक्वल टू 5। अब तीन वेरिएबल है ना, तो तीन इक्वेशन भी होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज अनसॉल्वेबल, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व थ्री इक्वेशंस विद टू, थ्री वेरिएबल्स विद टू इक्वेशंस। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऊपर टांगे ना, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 7। ओके, तो क्या है अपने पास, कितने वेरिएबल? तीन। कितनी इक्वेशन? तीन। सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ना इसको अपन मैट्रिक्स मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमको एक ऐसा मेथड देगा जो हम, जिसकी मदद से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। वी विल सी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया अपने को कि एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन ये है कि तीन इक्वेशन, तीन अननोन अपन आराम से सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। कहने को तो आराम से है, लेकिन मैट्रिक्स में कुछ भी इजी नहीं होता। ये पर्टिकुलरली कल के लेक्चर से थोड़ा इजी है। ठीक है, थोड़ा। ओके, तो क्या एप्लीकेशन है इसका? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर आपने तो बोला कि तीन अननोन और तीन इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं, मतलब चार अननोन और चार इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता मैट्रिक्स से? हो सकता है, अपने सिलेबस के बाहर है। पांच इक्वेशन पांच अननोन भी हो सकता है, बट इट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस। और टू इक्वेशन टू अननोन्स जो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था, यस दैट इज ऑल्सो सॉल्वेबल। जब तीन कर पा रहे तो टू तो आराम से कर लेंगे ना। ठीक है, तो वो भी अपन कर सकते सॉल्व, डेफिनेटली विल सी दैट टू। तो लेट अस स्टार्ट। सर, हम्म, हेलो सर। हाँ बोलो। सर मतलब अगर तीन अननोन हो गए और दो इक्वेशन हो गए तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस से? नहीं, नहीं कर सकते, वो कहीं कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता ना, वो हनुमान जी भी आके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को आप? अगर जितनी इक्वेशन है उतने ही, सॉरी उल्टा बोलना ज्यादा सही रहेगा, जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होना कंपलसरी, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, स्पेशल केसेस में हो गया तो हो गया, मतलब 0 0 0 तुक्के में सबसे सेटिस्फाई हो गया तो हो गया ऐसा, वरना इट इज इम्पॉसिबल। तुक्के से कर सकते हो, कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो जितने अननोन है उतनी इक्वेशन होना कंपलसरी है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू राइट की क्या एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का। लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ systems, system of linear equations। ओके, क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि इन थ्री वेरिएबल्स, वैसे तो अपने सिलेबस में तीन वेरिएबल के ऊपर नहीं है, बट अपन टू वेरिएबल भी करेंगे, थ्री वेरिएबल भी करेंगे, सो इट इज नीडलेस टू राइट। अच्छा,
सर इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है ना, यहाँ से देखना, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द पहला मेथड? जो पहला मेथड है दैट इज मेथड ऑफ इनवर्स, ठीक है, मेथड ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में। अगर देसी हिंदी भाषा में बोलेंगे तो इनवर्स निकाल के सॉल्व करने का, ठीक है। लिखिए इसको मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो दो मेथड से अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अभी काम की बात यह है कि कौन सा मेथड किस किस के सिलेबस में। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन जो है वो सीबीएसई में भी है और एचएससी में भी है, एंड मेथड ऑफ रिडक्शन जो है वो सिर्फ एचएससी में है। तो एचएससी वालों को दो दो चीज़ आ गई पढ़ने को, डरो मत, दोनों बहुत आसान है। आपको लगेगा कि ठीक है कोई उतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ अपना, ठीक है। रिडक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी, इन्वर्जन भी बहुत आसान है, लेकिन अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे। अब मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम करेंगे क्या वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एकदम पैरेलली लिखते जाओ, सब मक्खन की तरह आपके दिमाग में घुसेगा, बहुत ईजी है। अच्छा, मेथड ऑफ इन्वर्जन में देखिए, मान लो कि वी हैव अ सिनेरियो, ओके, कंसीडर दैट वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अब देखिए अपने पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ये है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी को समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने आपके सामने तीन इक्वेशन लिख दी जिसमें तीन अननोन है एक्स वाई जेड, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और d1 d2 d3, दे आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो बट लिखने की जरूरत नहीं, अपन बहुत बड़े हो चुके हैं अभी, है ना। a i's b i's c i's d i's दे आर कांस्टेंट और x y z आर अननोन्स या वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैट्रिक्स की मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ दैट इज मेथड नंबर 1। क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको मैं? मेथड नंबर 1 दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन। और फिर उसके बाद मैं मेथड ऑफ रिडक्शन आपको काफी देर बाद सिखाऊंगा, आफ्टर ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है। डेफिनेटली आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे लेट अस सी। हाँ, अब अपना है ना मेन जो चैप्टर है, चैप्टर मतलब जो टॉपिक है वो चालू होता है। देखो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, उसको अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी सज्जन पुरुष ने इसमें एक बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन दिया, बहुत देर तक उसने इसको एकदम स्टेयर दिया, डेथ स्टेयर, देखा देखा देखा, तो उसको समझ में आया कि वो तेरी ये तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा है। पहला मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है x y z। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज आवर टारगेट? टारगेट पता होना चाहिए लाइफ में। टारगेट क्या है? अननोन निकालना, ऑब्वियसली, है ना। जब अपन बहुत छोटी क्लास में थे 5th 6th में, तब एक ही अननोन होता था x, फिर धीरे धीरे y आया, अब z भी आ गया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपने को तीनों अननोन निकालना है। तो आप देखोगे ना, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, आप करके देख लो, a1 b1 c1 इंटू एक्स वाई जेड करो, ये आएगा, क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। तो हमने ये सोचा कि अगर इसका वैल्यू इसके LHS के बराबर आ रहा है, तो हम लोग इसी के RHS में d1 d2 d3 लिख देंगे। तो आप देखोगे ना, अगर मैंने कुछ नहीं करा, ये वाली इक्वेशंस जो है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप अगर इनको सॉल्व करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ईच मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू ईच इक्वेशन। देखो a1 b1 c1 into xyz विल गिव यू a1x plus b1y plus c1z इक्वल्स टू d1। आ रहा है समझ में? तो हम इन तीनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा अपने को आज समझ में आया। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया।
यहां तक सबको क्लियर हुआ कि क्या करा है मैंने? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब अपने को मैट्रिक्स की शक्ल दिखाई दी। अब हम लोग क्या करेंगे? व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? आवर टारगेट इज टू सॉल्व दीज इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करने का मतलब क्या? एक्स वाई जेड फाइंड करना, इज टू फाइंड एक्स वाई जेड। हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो किसी ने बोला, ठीक है, कि एक काम करते हैं, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसको कुछ नाम दे दो, ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं आपको एकदम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ाऊं तो ये मैट्रिक्स किससे बनी हुई है? कोएफिशिएंट से। किसके कोएफिशिएंट से? ये x का कोएफिशिएंट है a1, a2 और a3, y के कोएफिशिएंट b1, b2, b3 और z के कोएफिशिएंट है c1, c2, c3। तो इसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको अपन कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ऐसी नाम है ना, नाम से कोई काम नहीं है, बट फिर भी इसको अपन कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है इसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका नाम अपन बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। इज दैट ओके? नाम से कोई काम नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा 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 नाम होता है। तो हमने क्या बोला? इसको ए बोल देंगे, इसको एक्स मैट्रिक्स। अपना इंटरेस्ट है ये वाली मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। जैसे ही अपना एक्स पता चल गया तो आप सोचो कितना बड़ा काम होता है ये। आपने 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कभी सॉल्व करके देखा है? बहुत मेहनत लगती है। एक्चुअल में आपको पहले 2 सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर नेक्स्ट 2 सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर उसमें से एक्स वाई आता है या वाई जेड आता है, फिर उसके बाद तीसरे में पुट करना होता है। टेक्स टाइम। लेकिन वही चीज़ अपन मैट्रिक्स से करेंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इनका नाम दे दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसको ढंग से एक बार लिख देता हूँ कि व्हाट डू वी हैव नाउ, कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आवर टारगेट इज टू फाइंड x, ठीक है। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड x मैट्रिक्स, ठीक है। x मैट्रिक्स आ गया तो x के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब आपको x y z का वैल्यू पता चल जाएगा। दिस इज लाइक मैजिक। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा? इसको फाइंड करने का तरीका ये रहेगा कि हमको x को अकेला करना है, और x को अकेला मैं नहीं आप करके बताओगे। आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि खुद से सोच लोगे, ठीक है। बताओ x को अकेला कैसे करेंगे? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने में। बहुत बढ़िया। आई बिलीव कि ये सब बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा, नहीं भी सोचा तो समझ लो। इफ यू प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा इधर? ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। लिख रहा हूँ, डोंट वरी। ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। समझ में आ रहा है? तो ये एलएचएस क्या बन गया? ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू एक्स इज एक्स, और इधर क्या आ गया? ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। आपको एक बात बताऊं, बी मैट्रिक्स तो बहुत लल्लू सी मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? D1 D2 D3 एकदम छोटी सी मैट्रिक्स है, उससे नहीं डरेंगे अपन। जो असली डर है दैट इज ए इनवर्स, मतलब वी नीड टू फाइंड द इनवर्स। काश अपने को इनवर्स फाइंड करते आता तो अपन ये क्वेश्चन का x निकाल लेते हैं। और अच्छी बात ये है कि अपने को इनवर्स फाइंड करते आता है दो मेथड से। पहला मेथड था एडजॉइंट वाला मेथड, और दूसरा वाला मेथड कौन सा था? वही वाला जिसमें हमारे तोते उड़ गए थे कल, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस वाला। तो आपको इनवर्स फाइंड करना है। जैसे ही इनवर्स आपका निकल जाता है मल्टीप्लाइड बाय बी, वैसे ही जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ जी, कोई मेरे को रेज हैंड कर रहा है, बताओ किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलिए। सर ए इनवर्स बोर्ड्स के एग्जाम में भी ERO से निकालना पड़ेगा या एडजेसेंट से निकाल सकते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अपन निकालेंगे इसको एडजॉइंट से, ठीक है। क्यों निकालेंगे अपन एडजॉइंट से? क्योंकि अपने को ERO ECO से अपन नहीं। बेटे म्यूट तो करो अपने आप को। हाँ, ERO ECO से नहीं निकालेंगे अपन, एडजॉइंट मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो हाँ बोलिए, एक और डाउट था किसी को? एडजॉइंट वाला मेथड। एक मिनट, हाँ सागर बोलो। सर अलाउड है ना एडजॉइंट वाला मेथड बोर्ड्स में, क्योंकि वो हाँ बिल्कुल ऊपर वाला हम ये बिल्कुल वही करना है इनफैक्ट, बोर्ड हाँ, वाला हाँ सर वही करना है। हाँ शुभम बोलो, कोई कुछ कह रहा था, शुभम या फिर एनीवन? सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो कैसे करें? बहुत ही या हो ही नहीं खूबसूरत सकता। सवाल। अमर आपने पूछा ना ये? हाँ सर। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो सर आपका मेथड तो फेल है फिर, क्योंकि इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये जो मेथड मैंने बताया बहुत चालाकी से, ये मेथड तो फेल हो जाएगा अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्वियसली। तो उसके अपन केस बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब देखो मेथड तो अपने सामने सॉर्टेड है, दिस इज गोइंग टू बी द मेथड,
वेदर यू लाइक इट और नॉट। वैसे भी इसको डिसलाइक करने का इतना ज़्यादा रीज़न नहीं है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप एडजॉइंट मेथड से निकाल लो इनवर्स। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या हो गया, तो अपन लिखते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दो बातें हो सकती हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कोई भी लफड़ा नहीं है ना। जैसे कि we can have two things, either determinant of a 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि कोई लफड़ा नहीं है, लिख लो अच्छे से। ठीक है, नो लफड़ा, क्योंकि भाई जब डिटर्मिनेंट ही 0 नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो रोने की क्या जरूरत है, आराम से निकालो, कैलकुलेट करो, आ गया आपका आंसर। तो दिस इज द आइडियल केस। हम चाहेंगे कि हमारे साथ हमेशा ऐसा हो ताकि अपने को कोई लफड़ा फेस ना करना पड़े। लेकिन क्या होता है ना, जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं है, कई बार क्या हो जाता है कि लफड़ा आ जाता है लाइफ में कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या करेंगे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी ट्रिकी पार्ट एंड वेरी कंसेप्चुअल। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से देख लो, क्योंकि जनरली व्हाट पीपल डू, जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। रटना बहुत मुश्किल भी नहीं है इस कारण, दे रिमेंबर इट और फिर एग्जाम में करके आ जाते हैं, फुल मार्क्स भी मिल जाते हैं, बट किसी को मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या हो जाएगा और कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी अपन दो पॉसिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं, सो आई विल एक्सप्लेन दैट। अब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो है ना, दो बातें होती फिर से। तो यहाँ पे मैं दो ब्रांचेस बनाऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप हॉरिजॉन्टली लिखें इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा लिखने में। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम टू स्विच पेजेस। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ गुड बॉय की तरह कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, प्रोसीड एंड डू द कैलकुलेशन, प्रोसीड एंड डू द कैलकुलेशन। ब्रैकेट में लिख लो है ना, विदाउट क्राइंग, बिना रोते हुए कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, रोना आपको यहाँ पे, तो अपन इधर रोने का काम करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली मत बोल देना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली इनवर्स वोंट एग्जिस्ट, बट सॉल्यूशन आपको निकालना है एक्स वाई का। तो अपना टारगेट क्या है कि मैट्रिक्स निकालना है अपने को एक्स वाई। कैसे निकालेंगे बताता हूँ मैं आपको। इन दिस केस वी विल हैव टू कैलकुलेट वन मोर थिंग। देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। कोई मुझे बताया एडजॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का एडजॉइंट फॉर्मूला, एनीवन? जल्दी बताओ, मेरे को याद नहीं है। ए इनवर्स का एडजॉइंट फॉर्मूला वैसा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑल। मैंने तमिल में एक चीज सीखी थी, दिब्बल दिंटा हो, इसका मतलब होता है कि मार पड़ेगी। जब मैं पिछली कंपनी में था तो मार पड़ेगी तुमको, सर क्या एड फॉर्मूला बता रहे हो? हाँ, वो C11 C12 उसका डिटर्मिनेंट। अरे मेरे बेटे क्या बता रहे हो, कोई बताएगा मेरे को इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था एडजॉइंट के टर्म्स में? हाँ, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, तो इतनी सी बात में आप लोग इनवर्स क्यों बोल रहे हो, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है, सही है। हाँ चलो, थैंक्स। इनटू बी। अब देखो क्या हो रहा है कि एक्स मैट्रिक्स है इनवर्स ऑफ, ये डेल्टा नीचे वाला अगर 0 हो गया ना, तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, हम लोग न्यूमरेटर पे भी चेक करेंगे। अब हम न्यूमरेटर पे भी चेक करेंगे कि न्यूमरेटर 0 है या नहीं। ठीक है, तो दो बातें हो जाएगी, पहले तो डिनोमिनेटर 0 हो ही चुका है, अब हम चेक करेंगे कि क्या साथ ही साथ न्यूमरेटर 0 है। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूमरेटर, वी विल चेक ऑन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो या तो ये नॉट 0 होगा या तो ये 0 होगा, दो बातें। और तीसरी बात हो सकती है इस दुनिया में, बताओ, या तो 0 होगा या तो नहीं होगा ना, और कोई तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। समझना ध्यान से ना, थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है बस, दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। ठीक है, मान लो अगर डिनोमिनेटर तो भाई पहले से 0, डिनोमिनेटर तो पहले से बर्बाद है ना, ये तो 0 हुए पड़ा है। अगर साथ ही साथ न्यूमरेटर भी 0 हो गया, ठीक है, या तो मैं ऐसा बोलता हूं कि न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ, न्यूमरेटर इज नॉन 0। न्यूमरेटर अगर नॉन 0 हुआ और डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब मेरे को मेरे टीचर ने ये समझाया था कि डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब होता है पाप, नॉनसेंस।
नॉनसेंस मतलब एनएस, एनएस मतलब नॉन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में आप सीधे सीधे बोल दोगे कि वी विल बी हैविंग नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं एकदम डिटेल में, बट अभी आप इतना लोड मत लो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ऊपर जो आइटम है वो जीरो नहीं है, नीचे जो आइटम है वो जीरो है, तो सीधी बात है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं, है ना, उसके हर एलिमेंट नॉट डिफाइंड है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ऊपर एक मैट्रिक्स लिखी हुई बच्चों, ऊपर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और नीचे एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट क्या है, 1 बाय डेल्टा ए, जो कि जीरो हो गया। तो 1 बाय जीरो नॉट डिफाइंड हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हर एलिमेंट नॉट डिफाइंड हो गया, ऐसे सोच लो। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं आपको एकदम प्लेन तरीके से समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से भी समझाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बच्चों की तरह देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल दो कि नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? सबको पहला केस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो तत्काल पूछना आप लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब मैं एक नॉन जीरो मैट्रिक्स लिख देता हूँ कुछ भी। मान लो ऊपर वाली मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, हर बार थोड़ी 7 8 9 लिखेंगे। तो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स है। अब सब में अगर 1 बाय 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एलिमेंट नॉट डिफाइंड हो गया, पूरा मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड हो गया। मतलब एक्स मैट्रिक्स के बराबर जो मैट्रिक्स है वो नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड है मतलब नो सॉल्यूशन। एक्चुअली इतने एलिमेंट्स आएंगे भी नहीं, मैंने बहुत गलत कर दिया। एक्चुअली विल बी हैविंग जस्ट 3 एलिमेंट्स, ऑर्डर ही इसका 3x1 आएगा, वो अपन देख लेंगे। तो हर एलिमेंट नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो x की नो सॉल्यूशन, नो वैल्यूज ऑफ x y z, सिंपल नो सॉल्यूशन। सोच पा रहे हैं आप लोग एकदम अच्छे से? आई होप सोच पा रहे होंगे। दूसरी बात, मेरे को एक और चीज सिखाई गई थी, आपको भी मैं वो चीज सिखाते आ रहा हूँ कि देखो इधर कोपचे में, फिर अपन जाएंगे वापस। 0 बाय 0 सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता है कि नॉनसेंस है, दिस इज नॉट एट ऑल नॉनसेंस। भाई साहब इसके ऊपर पूरा कैलकुलस चल रहा है 0 बाय 0 के ऊपर, आपको मजाक लग रहा होगा। 0 बाय 0 सिचुएशन के ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, 3 चैप्टर्स डेडिकेटेड है 0 बाय 0 सिचुएशन के ऊपर। समझ रहे हो? दिस इज नॉट नॉनसेंस, दिस इज एक्चुअली समथिंग इनडिटर्मिनेट। और मैं आपको बता रहा हूँ ये मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है, बिकॉज अपन 0 बाय 0 को कैंसिल ही नहीं कर सकते। क्या बोल के कैंसिल करोगे? क्या बोलोगे बताओ? 0 1 0, हाँ, या 0 2 0, 0 3 0, बहुत सारे आंसर आएंगे। वी डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इसलिए अपन इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। कितने आंसर आ रहे हैं इसमें 0 बाय 0 सिचुएशन में? इनफाइनाइट। तो मैं आपको आज एक चीज सिखा रहा हूँ, आपको जिंदगी भर याद रखनी है, ठीक है। ये एकदम रफ मैथमेटिकल नॉलेज कहलाता है। इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल नॉलेज मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपके दिमाग में क्लियर आइडिया डाल दूं, उसके बाद दूंगा। 0 बाय 0 का मतलब क्या होता है? विल बी गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि 0 को 0 से काटोगे तो कितने भी टाइम्स काट सकते हो, तो कितने भी आंसर्स आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अपने को वैसे ही कुछ सिचुएशन मिलेगी। अगर ऊपर वाला आइटम 0 हो गया मतलब 0 मैट्रिक्स, और नीचे वाला आइटम तो पहले से 0 है, इस केस के हिसाब से इट इज ऑलरेडी 0, तो वी विल बी हैविंग अ 0 बाय 0 सिचुएशन, व्हिच मींस 0 बाय 0 सिचुएशन में हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेगा, रटना नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन बहुत सारे टीचर्स भी इसको रट के बताते हैं कि ये 3 है, आपको रटना है, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एक वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि व्हाई इज इट सो। कोई नहीं समझाएगा आपको कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसको कोई नहीं रटेगा, लॉजिकली याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा। क्या कहा मैंने? कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर 0 है तो नॉनसेंस, नो सॉल्यूशन, और दोनों 0 है तो 0 बाय 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। याद रहेगा सबको? इज इट क्लियर? मैंने आपको बहुत बेसिक आइडिया दिया, इसका मैं थोड़ा सा एडवांस आइडिया भी दूंगा अभी आपको। यहाँ तक पहले आप लिख लो, इफ यू कैन राइट। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। सर एक बार फिर से बताओ ना। बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात तो अपन ने क्या करा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा था। यहाँ तक तो अपने को क्लियर है कि एक्स मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू बी से निकलेगी। एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स निकालते आता है अपने को? यस। कैसी मेथड से? ये वाली मेथड से, मैंने आपको 3-4 दिन पहले सिखाई थी, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। हाँ, आप ERO ECO मत करना। एक मिनट, यस, लेक्चर रुक गया था, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि इनवर्स अपन निकाल लेंगे। अगर इनवर्स निकल जाता है तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। इनवर्स निकाल लेंगे अपन, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आ जाएगा। तो दिस इज द आइडियल केस, दिस इज द आइडियल केस कि आपका डेल्टा ए 0 ना हो। और मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ, खुशखबरी ये है कि आपके सिलेबस में ना आपको सारे क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन इसका मिलेगा ही,
ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, आप अगर देखोगे इवन स्टेट बोर्ड में भी, कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू यूनिक सॉल्यूशन। मैं आपको समझाऊंगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही होता है ना। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट हाँ इसके कुछ केसेस है जो आपको एक एक दो दो मार्क्स में आते हैं, इसलिए अपने को बस थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इन्वर्स निकाल सकते हो तो निकाल लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इन्वर्स नहीं निकल रहा मतलब डेल्टा जीरो है डेफिनेटली, तो डेल्टा जीरो है तो दो बात हो सकती है। डेल्टा एक्चुअली डिनोमिनेटर में है ना, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर जीरो है ना। तो अब दो बातें हो सकती है, या तो न्यूमरेटर भी जीरो, या तो न्यूमरेटर भी जीरो। और न्यूमरेटर अगर जीरो है और डिनोमिनेटर भी जीरो है तो आपका केस नंबर 2 बनेगा। सागर यार एकदम तहलके के साथ आते हो हमेशा। हाँ क्या बता रहा था, सुनो फिर से। यस, तो डेल्टा अगर ज़ीरो हुआ इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो है। इफ़ ओनली डिनोमिनेटर इज ज़ीरो और ऊपर वाला ज़ीरो नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे कि सिर्फ नीचे ज़ीरो आने का मतलब होता है नॉनसेंस, इट इज़ नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। प्लेन एंड सिंपल समझने का तरीका है, इसको मैं और डीप मैथमेटिकली भी समझाऊंगा ना, थोड़ा और अच्छे नॉलेज से आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, बट पहले आपको एक आइडिया दे दूँ। ठीक है, कि सिर्फ ऊपर कभी आपने देखा कि 2/0 का आंसर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो आप निकाल ही नहीं सकते हो 2/0 का आंसर, है ना। एग्जैक्ट जीरो है नीचे, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/0। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन आएगा ना, इट इज नॉनसेंस। लेकिन अगर ऊपर वाला आइटम जो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये वाली चीज अगर ये भी जीरो हो गया, अगर ये भी जीरो हो गया तो अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ ये भी होता है कि कभी कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं और कभी कभी अपने को नो सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आया सर, बताता हूँ मैं आपको, चिंता ना करें। पहले तो आपके सामने जो टेबल बना है उसको आप समझिए। तीन बातें अपने पास हैं, बेसिकली दो बातें, आइदर डेल्टा इज नॉट जीरो और डेल्टा इज जीरो। ओके ओके, अगर डेल्टा नॉट जीरो तो टेंशन ही नहीं, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन यू विल गेट, डेफिनेटली यूनिक, मतलब इसको अपन इंग्लिश में यूनिक बोलेंगे। इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर अपन सेकंड केस में जाते हैं, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो है तो प्लेन एंड सिंपल नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशंस। अगर दोनों जीरो है ऊपर और नीचे तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड केस में जो लास्ट वाला मैंने आपको चुपके से रेड से लिखा है ना, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि नो सॉल्यूशन कैसे आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा नॉलेज प्लेन्स का होना चाहिए। प्लेन मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे आपका पेपर है ना, जस्ट लाइक दैट। मैं आपको समझाऊंगा अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हुई तो, बट अपन इसको और डिटेल में भी देखते हैं। ये वाली चीज़ को मैं अभी और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही लिखा हुआ था ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS में एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब समझना, मैं फिर से दोनों केस समझा रहा हूँ आपको दूसरे तरीके से। ठीक है, देखो डेल्टा तो जीरो है ही, सेकंड केस में डेल्टा इज जीरो, तो आपका LHS क्या है यहाँ पे, जीरो तो है ही, LHS तो डेफिनेटली जीरो है। RHS पे अब बात बन रही है, तो दो बात हो सकती है कि RHS भी जीरो हो जाए या RHS जीरो ना हो। तो अगर RHS
नॉन ज़ीरो हुआ और अगर RHS ज़ीरो हुआ तो अपने को दो बातें देखनी है, ठीक है। मान लो RHS नॉन ज़ीरो हुआ, ठीक है, बहुत इजी है, अभी देखो आप आराम से, ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया देगा। ये तो ज़ीरो है ही डिटर्मिनेंट, है ना, और RHS में क्या है, नॉन ज़ीरो। RHS में एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है और LHS में ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, तो एक ज़ीरो क्वांटिटी, एक ज़ीरो और नॉन ज़ीरो बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आ रही है बात समझ में आपको? LHS is zero and RHS is non-zero according to this case one. तो zero cannot be equal to non-zero. तो clearly we won't be having any solution क्योंकि LHS RHS बराबर ही नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हो गया कि आप x की जगह कुछ भी डाल दो, x की जगह कुछ भी डाल दो, कभी भी LHS RHS बराबर नहीं आएगा क्योंकि LHS में हमेशा जीरो आएगा, RHS में हमेशा नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। तो मतलब x की जगह कुछ भी डालने पे कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, सिंपली नो वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स। ओके, दिस इज प्लेन एंड सिंपल। आप चाहो तो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि जीरो LHS जीरो आएगा एंड RHS विल बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ये केस में कोई तकलीफ ही नहीं जाएगी, अपने को तकलीफ जाती है इस केस में। तो इसमें भी है ना, एक पॉसिबिलिटी होती है नो सॉल्यूशन की, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो देखते हैं, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी आपको नो सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ये चीज़ मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मैं आपको पूरी तरह से समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज इसमें अपने को प्लेन्स का आइडिया होना चाहिए, बट स्टिल वी विल गेट सम आइडिया। मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी, ओके, हाँ, देखो ध्यान से। अब केस 2 में आ जाओ, RHS क्या है, जीरो है ना, RHS जीरो है। शांति से देखो, ये जो RHS है ये क्या हो गया, ये जो RHS है ये तो जीरो है, तो RHS में एक नल मैट्रिक्स है और LHS में भी एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये तो जीरो है ही ना। तो आप x की जगह कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, RHS में तो जीरो है ही, और x की जगह आप कुछ भी डालो, पुट एनीथिंग, ये जो बाहर वाला जीरो है वो मल्टीप्लाई करके सबको जीरो कर ही देगा। तो नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना ही है, मतलब x की जगह कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, LHS इज इक्वल टू RHS हमेशा ट्रू होगा। ओके, मतलब x की आप इनफाइनाइट वैल्यूज डाल सकते हो। आई विल एक्सप्लेन अगेन। RHS जीरो है केस 2 के हिसाब से बिकॉज वी हैव टेकन दिस केस, और LHS में डेल्टा है, तो डेल्टा तो जीरो हो गई, वो अंदर घुस के सबको जीरो बना देगा। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आपका LHS तो जीरो आ ही जाएगा, मतलब x की जगह कुछ भी डालो, मतलब वी कैन पुट एनीथिंग, लिटरली आप इनफाइनाइट वैल्यूज डाल सकते हो x की, 1 2 3 2 3 4 5 सब सेटिस्फाई करेगा। उसका रीजन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी आपको नो सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, बट आप चिंता मत करो, आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं आपको, ना पूरे बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाले, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं ना, तो क्यों होता है मैं समझा तो दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा लोड मत लेना, इज इट ओके, आप लोड मत लेना। क्या होता है ना कि जब अपन क्लास 10th में तो थे, तो दो लाइंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता था, कोई बताएगा मुझे? 2 लाइंस के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आते थे? When they used to पैरेलल रहते नहीं बेटे, जब वो कोइंसिडेंट होते थे, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट के केस में। तो यहाँ पे है ना, लाइंस नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे प्लेन्स है, क्योंकि एक्स वाई जेड मतलब 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल में लाइन जो होती है वो 3D में प्लेन होती है ना। तो यहाँ पे प्लेन है बेसिकली, तो आप ये सोच लो कि वी हैव 2 प्लेन्स, एक रेड वाला प्लेन है और एक ये ब्लू वाला प्लेन है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि आपको एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें प्लेन्स ही कोइंसिडेंटल हो जा रहे हैं, प्लेन्स एक के ऊपर एक रखे हुए, तो एक के ऊपर एक रखे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे। अब ये सर प्लेन कैसे, उसके लिए अपन प्लेन चैप्टर का वेट करेंगे ऑब्वियसली। तो प्लेन चैप्टर खत्म होने के बाद मैं फिर से आपको क्रेमर्स रूल्स और ये एक बार और समझाता हूँ, है ना। लेकिन अभी आप इतना देख लो कि कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ रफ सिनेरियो होता है जो अभी अपने समझ के थोड़ा सा बाहर है ना, इस कारण अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन जेन्युइनली मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि दो प्लेन्स पैरेलल हो जाए। अब दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, लाइन की तरह ही होता है। आप मेरे को बता दोगे ना कि ये x प्लस वाई, आप क्या ये मुझे बता सकते हो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, आर दीज लाइंस पैरेलल? यस, सिंपल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज जो है सेम आएगा,
ठीक है, क्या ये कोइंसिडेंटल है लाइन? नहीं, कोइंसिडेंटल कब होगी? जब मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, तब ये इसको आप बोल दोगे कि इसमें आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। प्लेन में भी कुछ ऐसे ही होता है, उतना मैं बताना नहीं चाहता हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ ताकि जब आप प्लेन्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा चमक जाएगा कि क्या किया था। मान लो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन लिखी मैंने। सेम लाइन जैसी सोचो आप, सारे रेशो बराबर आएंगे 1/2, 2/4, 3/6 एंड 1/2। तो मतलब ये वाली जो एक्चुअली में प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, दोनों कोइंसिडेंटल हो जाता है। कोइंसिडेंटल प्लेन इंटरसेक्ट इन इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, इसीलिए एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन होता है कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो प्लेन्स पढ़ते तो फिर उसके बाद उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये हुआ होगा। तो मैं आपको बस आइडिया देना चाह रहा था कि अपन इसको कम्प्लीटली नहीं रट रहे, इसके पीछे रीजन है, बट वो अपने स्कोप के फिलहाल बियॉन्ड है। तो अपन ने जो तीन चीज पढ़ी है वो ये है। इसके बाद मैंने आपको फर्दर उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है जिसको अपन एक बॉक्स में डाल के अलग कर देंगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें भी आपको है ना एक चीज और बतानी है कि वेदर द सॉल्यूशंस और द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, एक और वर्ड आता है भाई, बहुत भारी वर्ड चलता है एनसीईआरटी में और एचएससी में, कंसिस्टेंट। बच्चे एकदम डर जाते हैं, एकदम सिंपल सी बात है भाई, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट मतलब आर वी गेटिंग द सॉल्यूशन और नॉट। जैसे यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है यूनिक, एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो मतलब सॉल्यूशन है, मतलब दिस इज कंसिस्टेंट, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में बताता हूँ मैं कि दिस इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे आएंगे, इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नो सॉल्यूशंस, तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, और इस केस में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो मतलब आपको तो करोड़ों सॉल्यूशन मिल रहे हैं भाई, एक भी सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट बोल दोगे आप, यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो डेफिनेटली इस केस में कंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर नो सॉल्यूशंस आए तो नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा। खुशखबरी ये है कि नो सॉल्यूशन वाला केस आपको मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला आपको, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको यही दो केस मिलते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन बोर्ड एग्जाम में, थर्ड केस मिलता ही नहीं है, उन्होंने लिख रखा है इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नॉन कंसिस्टेंट। क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, और नॉन कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बहुत बड़ा वाला कंसिस्टेंट भाई, और नो सॉल्यूशन मतलब नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना पूरा एक सिनेरियो था। अब काम की बात यह है कि आपको इतना सब करना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन देगा और डेफिनेटली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैंने आपको इस तरीके से समझाया था, मैं आपको 2 दिन बाद फिर से समझाऊंगा क्रेमर्स रूल में, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। ये लिख लिया आपने पूरा, ये पूरा टेबल जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही एनसीईआरटी में भी गिवन होगा और एचएससी आर डी शर्मा में भी इसी तरह से बताया गया। ठीक है, बट आपको रटना नहीं है कि नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, देयर इज अ लॉजिक कि नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है ना। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, और ये थर्ड केस आएगा ही नहीं, तो इसका टेंशन ना ले आए। सर वो टेबल तो लिखा, लेकिन उसके नीचे जो आपने केस लिखी है वो भी लिखना है क्या? हाँ, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लिखो पहले, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, अब रिडक्शन करके जो मेथड होती है वो अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर से, पहले इन्वर्जन पढ़ ले। देखिए, आपको 3 इक्वेशन दे रखी, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, डेफिनेटली पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको बोलेगा नहीं कि इन्वर्स निकाल के बताओ मैट्रिक्स का, आपको ये क्वेश्चन देगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा ये क्वेश्चन हुआ,
क्योंकि इसमें आपका इन्वर्स ऑटोमेटिकली निकल भी रहा है और आपका ज़्यादा नॉलेज टेस्ट हो रहा है इसमें। सिर्फ इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन देने से बेहतर है कि ये वाला देगा। तो वी विल कन्वर्ट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी, अब देखो मैं बोर्ड एग्जाम के तरीके से पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लिखना चाहिए कि द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज द, और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जहाँ पर a क्या होगा आपको पता है, b क्या होगा आपको पता है, और x क्या होगा वो भी आपको पता है। तो a का वैल्यू, अच्छा देखो एक चीज ध्यान से, a मैट्रिक्स लिख पाएंगे अपन, b मैट्रिक्स तो x मैट्रिक्स तो x y z होगी, एंड b मैट्रिक्स विल बी दिस वन। अच्छा एक चीज का ध्यान रखो कि इक्वल के इस तरफ ही होना चाहिए सारे कांस्टेंट। जिसने नहीं सुना मैं बता रहा हूँ आपको, 6 नंबर खा जाएगा आपके। इक्वल टू के इस तरफ होना चाहिए सारे कांस्टेंट। ओके 8 1 4, और ध्यान रखना कि सबसे पहले x का दिया हुआ वेरिएबल, तो 3 -2 और 3 पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट लिखे मैंने। फिर दूसरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 2 1 एंड -1, 2 1 एंड -1, एंड तीसरी इज 4 -3 एंड 2। इज दैट फाइन? हाँ जी, अब अपने को करना क्या है, ये x दिया, a दिया है, x दिया है और ये b दिया हुआ है। हमको यहाँ से फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है तो बार बार अपन डिराइव कर सकते हैं। वी विल प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, ठीक है, ताकि x खाली हो जाए। तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। कोई जरूरत नहीं कुछ भी रटने की, काम की बात। क्या यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा, तभी आपको सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, आप चिंता ना करें, बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अपनी ड्यूटी है कि अपन इनवर्स चेक कर लें वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। तो डेल्टा ए अगर अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, +2 -3, तो 3 × 2 - 3 -1 आ जाएगा, -2 इंटू ये माइनस है ना, -2 इंटू ये छुपा लिया 2 to the 4 4 -4 that is 8, and plus 3 into 2 3s are -6 -4 -10, तो -3, 8 2s are 16 -30। ओके कितना आ जाएगा, 16 3 90, नहीं ये जाएगा 13 और -30, 13 और -30 कितना हो जाएगा, 17 नेगेटिव का। तो डेल्टा ए आ रहा है -17। खुशखबरी है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि कभी भी 0 नहीं आएगा। आपको चिंता नहीं करनी उस बात की, ठीक है, कभी 0 नहीं आएगा। हाँ, हमको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अभी जो मिलेंगे एग्जाम में। सो दिस इज पर्टिकुलरली द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। कैसे निकालेंगे अब अपन इनवर्स? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आपने ए इनवर्स निकाल दिया तो उसको चुपके से यहाँ पे रखने का, इन इक्वेशन नंबर 1 एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ए इनवर्स अपन निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट तो मेरे पास सॉर्टेड है -1/17। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको पूरा करके दिखाना पड़ता है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर, हर एलिमेंट का माइनर, मतलब माइनर कोफैक्टर एक ही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव का ही फर्क होता है बस। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या थी, 3 माइनस, मैं रफ में लिख रहा हूँ इधर है ना, 2 1 -1 एंड 4 -3 एंड 2, ये है ए मैट्रिक्स। इसमें अपने को हर एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर लिखना है, और फिर लास्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। ओके डोंट वरी, लास्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर 1 1 लिखेंगे, आता है कि भूल गए, अभी अभी करा था कुछ दिन पहले। साइन के साथ लिखना होता है कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो देखो यहाँ पे C11 जो है ना, ये 1 + 1 जो है क्या होता है 2, 2 इवन है या ऑड है, इवन है मतलब प्लस साइन। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कम टाइम लगेगा। C12 मतलब क्या आएगा, माइनस साइन। C13 मतलब प्लस साइन, तो पहले ही साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब अपन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट फाइन? तो मैं क्या करूंगा, पहला कोफैक्टर ऐसे आएगा, फटाफट कैलकुलेट करते ना, किस बात का वेट करना है। 2 - 3 -1, ओके, -1 आ रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे सारा। फिर 2 का कोफैक्टर आएगा ये 4, 2 to the 4
-4 दैट इज +8। बाहर माइनस उसको तो अपन ने पहले लगाया, कोई चिंता की बात ही नहीं। 3 का ये वाला आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा -6, -6 -4 -10। इज दैट फाइन? चलो बहुत बढ़िया। बाकी के 3 भी कर सकते, कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी यार, मेरी मेहनत बच जाएगी। देखते 2 का 2 -4 10, 10 -4 इज 6, बाहर माइनस है, चिंता ना करें। फिर ये 1 के लिए क्या आएगा, सब छुपा लिया तो कोने कोने वाले नंबर, 3 2 6 -4 3 12 -6। फिर -1 को करेंगे अगर तो ये और ये छुपा लेंगे, तो 3 3 -9 -8 -9 + 8 -9 + 8 इज -1। ओके, समझ में आ रहा है कोफैक्टर कैसे कर रहा हूँ? बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, आपको भी ऐसे ही करना है। वो -6 कैसे आया? -6 कैसे आया पहले वाला? -5 आएगा। -5 आएगा, यू आर करेक्ट। अगला देखते हैं 4, 2 -3 -1। ओके, फिर अगला देखेंगे अगर अपन ये -3 तो दैट विल बी दिस एंड दिस गया, तो -3 -6 तो -9 आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, लेकिन -9 एक बाहर ऑलरेडी प्लस, मतलब सर प्लस हो जाएगा ऐसा। हाँ बोलो। हाँ सर, सॉल्यूशन 1, 2, 3 है क्या? यस करेक्ट। हाँ सर। लास्ट वाला देखेंगे अगर अपन, तो 3 -4 दैट इज 7। ठीक है, अभी इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर जाके आपका इनवर्स आएगा। तो -1/17 को तो बाहर रहने दो। ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने का। ठीक है, अब ये साइन सबका चेंज कर दो। देखो मैं यहाँ पे हैबिट मेरी है कि मैं सबका साइन पहले ही लगा देता हूँ। अब यहाँ देखिए -1 -8 और -10, फिर आ जाएगा -5 -6 +1। ठीक है, और -1 +9 +7, ये आ गया A इनवर्स। अब आप निकालोगे x कैसे आएगा, A इनवर्स इंटू B, है ना। तो A इनवर्स इंटू B करेंगे तो वी हैव A इनवर्स। अभी निकाला मैंने बहुत मेहनत करके। ठीक है, फिर B मैट्रिक्स भी अपने पास है। B मैट्रिक्स तो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है, दैट वाज 814, मेरे को याद है जहाँ तक सही है। हाँ लिख लो यार इसको, -1 -5 -1 -8 -6 एंड 9 एंड -10 1 और 7। देख लो आप लोगों का इन्वर्स मैच करना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपन तो, अरे यार -1/17 बाहर है, उसको रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है। वो आपको इतना तो समझ में आ रहा है, 3 × 1 की बनेगी तो -8, ओ बाप रे बाप, दिस इंटू दिस करना है। तो -8 -5 -4 कितना हो गया, 8 5 13 और 4 17 -17। बहुत बढ़िया, सारे 17 के मल्टीपल आने चाहिए तो कटेगा मजे से और इंटीजर आंसर आएगा। यहाँ देखेंगे तो -8 8 ज़ा 64 -6 और 9 4 ज़ा 36। किसी ने आंसर दिया है, सही है, 1 2 3 इज करेक्ट। ओके, सो दिस विल गिव अस, सोचने दो यार थोड़ा, तुम लोग बहुत फास्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद -10 -18 +1 और 7 4 ज़ा 28 80 60 52 51 नेगेटिव का, एंड दिस इज 30 28 और 34 नेगेटिव का। ठीक है, तो बेसिकली जब -1/17 अंदर घुसेगा तो वी विल बी लेफ्ट विद 1 2 एंड 3। तो अपने पास ये x मैट्रिक्स थी, x y z, इसका वैल्यू आ गया अपने पास 1 2 3। तो x का वैल्यू आप चमका कि नहीं चमका? कैलकुलेशन तो देखो मुश्किल रहेगी, मैंने आपको पहले बताया आसान चैप्टर नहीं है। पूरी दुनिया ज़बरदस्ती बोलती है कि बहुत आसान चैप्टर है, दिस इज एक्चुअली अ टाइम टेकिंग चैप्टर, बहुत पेशेंस चाहिए आपको। आगे ना x का वैल्यू 1 2 3, तो x की जगह 1, y का वैल्यू 2 और z का 3। ऐसे अपन ने सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को। ओके, तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, जितने भी केसेस पढ़े, उसमें आपको हमेशा केस नंबर 1 ही पूछा जाएगा, ये वाला। बहुत रेयरली आपको ये वाला केस दिया जाएगा, तो वो तो नॉन कंसिस्टेंट आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। थर्ड केस आपको देगा ही नहीं,
और थर्ड केस में एक छोटी सी एम्बिग्यूटी आती है कि नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है, वो भी आपको नहीं देगा। मैच्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। लिखो द सम ऑफ 3 numbers is 6। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। द सम ऑफ 3 numbers is 6। If we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, add second number to it, we get 11। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला मेथड बताऊंगा, मेथड ऑफ रिडक्शन। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड numbers, we get double of the second number, we get double of the second number। इज इट ओके? अब आपको बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो इसको एल्जेब्रिकली, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली। मैं आप लोगों के मॉक टेस्ट के वो देख रहा था परफॉर्मेंस, अभी कल ही देख रहा था और परसों भी, बहुत सारे लोगों का मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करा है, बताऊंगा मैं आपको समय आने पर। फाइंड द नंबर्स represented algebraically and find the numbers using matrix method। ठीक है, तो क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तीनों नंबर को अपन ऑब्वियसली एक्स वाई जेड ही मानेंगे, तीनों का सम दे रखा है आपको 6 के बराबर। इफ यू मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, दिख रहा है, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड नंबर को ऐड कर दिया, वी विल गेट 11। यहाँ पे 0x लिख दूंगा ना, रोने मत लग जाना। बाय एडिंग फर्स्ट नंबर इन थर्ड नंबर्स, मतलब x प्लस जेड, वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। x प्लस जेड आपको क्या देगा, डबल ऑफ सेकंड नंबर मतलब 2y। तो क्या मैं x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? एक ही बात है ना, ओके। यहाँ लिखो और x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली, कर दिया रिप्रेजेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड, तो मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हैं। तो 1 1 1 0 1 3 and 1 minus 2 and 1, this is our matrix। ये आ गया x y and z, और ये आ गया 6 11 and 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई मत कर देना, वही आ जाएगा ऊपर वाला। हाँ, ये वाली जो A मैट्रिक्स है और ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, हम सबको पता है कि X इज इक्वल टू A इनवर्स B होता है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आपको डिटर्मिनेंट पहले निकाल देना चाहिए, तो अपन डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेंगे। डेफिनेटली जीरो नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है तो पूरा सॉल्व करोगे आप, ऐसा नहीं होगा कि जीरो आ गया बच गए, फिर तो कोई फायदा नहीं ना। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, बहुत मेहनत है भाई। चलो करके देखते हैं। पहला क्या आ जाएगा, +1 प्लस माइनस प्लस, +1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 6, तो मैं डायरेक्टली 7 लिख देता हूँ ना, अपन बड़े हो गए काफ़ी। -1 0 माइनस 3 और +1 -1, ओके। तो आ जाएगा 7 + 3 दैट इज 10, और 10 - 1 इज 9।
तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जा रहा है 9 के बराबर। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लो, किसी का गलत नहीं आना चाहिए। इज इट ओके फॉर एवरीवन? डेल्टा का वैल्यू 9 आएगा। अच्छा, अब मैं एडजॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो मुझे अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है इनवर्स। ठीक है, तो 1/9 तो बाहर लिख दो आप, बिकॉज दिस इज डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और एडजॉइंट का वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं ना हर एलिमेंट का। तो आपको प्लस माइनस प्लस लिखने की आदत पहले ही होनी चाहिए। प्लस माइनस प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इज इट ओके? ठीक है, सर डेल्टा 9 कैसे आ गया? डेल्टा 9 आया है, देख लो एक बार कैलकुलेशन में। नहीं सर, मेरा 3 आ रहा फिर है। से चेक करो, गलत आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कॉलम से इसके एक्सपांड करके इजी जाएगा, वो 9 ही आ रहा कैसे भी करो आप। देखो यार, मेरे को ये कॉलम से एक्सपैंड करना तो ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ जीरो है, बट मेरे दिमाग में नहीं चमका है ना। तो वैसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 9 ही आएगा ना, प्रीटी श्योर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा। सर इसका हाँ बोलो बोलो। आंसर मेरा वापस 1 2 3 ही आ बहुत रहा है। बढ़िया, सही। ठीक है? सही है, गुड। अच्छा, ये okay. 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। और हमेशा इजी क्वेश्चंस आते हैं या मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दूंगा आर डी शर्मा से होमवर्क, डोंट वरी। तो अपन करेंगे राइट नाउ व्हाट आई वाज डूइंग, एडजॉइंट। हाँ यार, एडजॉइंट निकालते। 1, पता है ना ये कर रहा हूँ मैं अभी, ये कोफैक्टर नंबर 1 होगा और प्लस साइन पहले ही लगा हुआ है। बेसिकली माइनर निकाल रहा हूँ मैं, प्लस साइन के साथ वो कोफैक्टर हो जाता है। तो 1 - 6 इज 7। ठीक है, तो पहला वाला 7 आ जाएगा। दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास 0 - 3 इज -3। -3 मतलब 0 1 × 3, 0 - 3, -3 आएगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास 1 -1 आएगा। फिर हम देखेंगे अभी। यार ये पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका मैंने कोफैक्टर कैसे निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मन में करो ना खटाखट, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो आपके पास 1 1 -2 1 बचेंगे। ये सब बातें अपने को आती है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, मैट्रिक्स में भी पढ़ा है अपन। तो 1 - -2 दैट इज +3, और माइनस एक बाहर है, उसका टेंशन मत लो। फिर देखेंगे अपन ये वाला, तो कोने कोने वाले 1 1 1 1 0, क्या बात है। फिर अपन लास्ट वाला देखेंगे अगर, तो -2 -1 -3, एक माइनस ऑलरेडी है। एक और बचा है, बस थोड़ी सी और हिम्मत। तो 3 - 1 दैट इज 2। फिर -2 को छुपा लेंगे तो 3 - 0 दैट इज 3, और फिर 1 को छुपा लेंगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा। ओके, ये आ गया आपके पास। तो A इनवर्स आ जाएगा 1/9 इंटू, इसका ट्रांसपोज लेना है तो अपन ट्रांसपोज लेंगे, इसको पूरा वर्टिकल लिख डालो। तो विल बी हैविंग 7 3 एंड -1 -3 0 एंड +3 एंड 2 -3 एंड +1। इज दैट कूल? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसको b से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही नहीं 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स अपने पास पहले से ही है, ये रहा A इनवर्स इंटू बी। बी का वैल्यू क्या था? 6 11 0 था क्या? यार देख लेता हूँ, फिर क्या गलती हो जाती है। हाँ, और हो गया, बस करो मल्टीप्लाई, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। किसी और का आया आंसर 1 2 3? हाँ सर आ गया। गुड। 7 - 3 2, 3 0 -3 -1 3 एंड +1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन, तो वी विल गेट अ 3 × 1 मैट्रिक्स। तो 7 6 are 42 -33 +0, 3 6 are 18 और 0 प्लस 18 ही आएगा। दैट इज वियर्ड। बाहर क्या है, 9 है क्या? 9 2 are 18, हाँ सही।
1/9 कौन लिखेगा? 1/9 भी आएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे -6, 11 3 33, तो -6 + 33 = 0, ठीक है। अभी इससे मेरे को एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया कि मेरे को 10th क्लास तक माय फादर यूज्ड टू टीच मी 10th क्लास तक। तो जब भी मैं कोई गलती करता था ना तो ऐसे ही बोलते थे वो हमेशा कि जैसे 1/9 मिस कर दिया तो 1/9 कौन लिखेगा? 1/9 हाँ तुम्हारा बाप लिखेगा। तो एकदम कोई भी गलती करने से पहले डर लगता था कि नहीं बाप डांटेगा। तो डांट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। 42 - 33 is 9 and 18 and this is 33 - 6, this is 27 और ये आ जाएगा XYZ, ठीक है। तो x का और 1/9 कौन लिखेगा? फिर वही गलती। तो 1 2 3 लिख दो डायरेक्टली, 1 2 3 आ जाएगा तुम्हारे पास XYZ का वैल्यू, ओके कूल। थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करें। मेथड ऑफ रिडक्शन है और 1-2 और क्वेश्चन है। अब अगला टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है आपके पास, आपको सिर्फ ये बताना है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, ओके एग्जामिन द कंसिस्टेंसी of the system of equation. You don't have to solve them, just you have to identify the consistency of the system of equations. Of the system of equations. आपका लेक्चर जो है 1.5 मिनट बाद कैंसिल हो जाएगा, तो प्लीज़ आप रिज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ ना, सुनो मेरी बात। मैं चाहता हूँ कि आज अपन मैट्रिक्स को ख़त्म कर दें। तो आपका CBSE बोर्ड्स वालों को तो ख़त्म हो गया, मुबारक हो। स्टेट बोर्ड वालों को भी ऑलमोस्ट 95% मुबारक, 5% बच रहा है आपका, पढ़ के चले जाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेथड ऑफ रिडक्शन इज एक्चुअली ईजियर देन दिस वन। तो एग्जामिन द कंसिस्टेंसी में पहला क्वेश्चन मैं आपको जो दूंगा, दिस इज 3x - 2y। हम जाए क्या फिर CBSE वाले? अरे नहीं, देख लो यार, अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, कंसिस्टेंसी कैसे एग्जामिन करना है ना। जो मैंने आपको उतनी थ्योरी दी थी ऊपर ना, उसका काम आएगा। 2y - z is equal to -1, 3x - 5y is equal to 3। अबे खुशखबरी मैंने वो बता दी थी ऊपर ही कि आपको जितने भी केसेस आएंगे उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा 0 होगा, मतलब देयर विल बी ऑलवेज नॉन ज़ीरो डेल्टा। यही खुशखबरी थी। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा ना कि ये जो बाकी के 2 केसेस है उसका क्या करें, क्योंकि इसमें जो थर्ड वाला केस है ना, वो अपने को यहाँ तक समझ में आता है। रेड वाली जो वर्ड्स है ना वो समझ नहीं आती, हाउ डू वी गेट नो सॉल्यूशंस हियर एज वेल, ठीक है। तो वो चीज़ अपन धीरे समझेंगे। हाँ जी, तो आपको कंसिस्टेंसी बताना है कि ये वाली इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके तो एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। देखो 2 बात होती है कि या तो डेल्टा 0 हो या तो ना हो। अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो कोई लफड़ा नहीं है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, जो अपन 2 क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी। सॉल्यूशन यूनिक इकलौता आता है, नॉन कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट, राइट। आपको थर्ड केस मिलेगा ही नहीं, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए अब आपका डेल्टा जो है वो चेक करके देखो। पहली बात तो डेल्टा 0 आता है कि नहीं आता है ना। अपन अब डेल्टा चेक करके देखते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने। 3 - 1 - 2 2 हो 0 आएगा इधर है ना, ध्यान से देखो। 2y - z है, 2 - 1 एंड 3 - 5 एंड 0। चेक करो, सेकेंड मैट्रिक्स है अपने पास XYZ एंड थर्ड मैट्रिक्स इज 0 - 1 एंड 3। इज दैट ओके? पहली बात तो ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। कंसिस्टेंट होगी तो A का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज वी राइट X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो डेल्टा ऑफ A निकालते हैं अपन। डेल्टा ऑफ A 0 आता है कि नहीं आता है वो देखते हैं। तो डेल्टा ऑफ A निकालोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा, 3 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 0 - -3 दैट इज +3 और
प्लस माइनस 2 इंटू -6, तो 15 प्लस 3 15, ओके दिस इज 12 15 -3 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक्चुअली ना मेरी एक आदत खराब है, जो मैं कर रहा था वो सही था, उसमें एक छोटी सी गलती थी, बट ये वाला अगर कॉलम column के wise हिसाब से करना है। करते तो जल्दी आ जाता। हाँ वही चीज़, तो कॉलम के हिसाब से फिर से करता हूँ मैं। तो क्या आएगा 0, ओके सबसे पहले आएगा +3 इंटू 2 इंटू 0 0 -5, सिंपली -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा -0 और +3 इंटू 1 -2 1 + 2 मतलब 1 + 4 सॉरी 5, तो ये 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया अगर, तो अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू। काफ़ी बड़ा टास्क है, मानता हूँ मैं इस बात को। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके देखना है आपको, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ गया तो बहुत ज़्यादा अपने को दिक्कत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो थर्ड केस हो जाएगा। सोच के देखो ना, थर्ड केस में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी, जो अपने को एम्बिग्यूटी नहीं कहेंगे, थर्ड केस में अपने को ऐसी चीज़ है जो अपने को अच्छे से नहीं आती है, समझ में आ रहा है? बिकॉज वी डोंट नो कि ये नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। उसके लिए अपने को प्लेन्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको प्लेन आता है तो फिर तो आप ये भी कर दोगे, बट आपके सिलेबस में ये आएगा ही नहीं। यू वोंट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। आई एम प्रीटी श्योर विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो, ये आपको नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ। एडजॉइंट निकालना अपने आप में बहुत, बट आप एडजॉइंट निकालेंगे अगर अपन ए मैट्रिक्स का। कोई मुझे बता सकता है क्या एडजॉइंट आया? बता दो, मेरा काम आसान हो जाएगा ना। एडजॉइंट तो अपन ने 2 बार निकाला ऊपर पूरी मेहनत से। हाँ बताइए, हॉरिजॉन्टली बता एडजॉइंट दो। ऑफ ए क्या? हाँ सर, -5 -10 5 -5 -10 5 3 -6 3 हाँ और -6 सबको यही 12 आ रहा है? 6। एक बार देख लो आप लोग, है ना। आया ही नहीं एडजॉइंट, आया ही कैसे नहीं अभी निकालना है, तक जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेट। यहाँ पे। एक मिनट रुको, हाँ सर। एक क्वेश्चन में चेंज कर लेना, इधर 2 है RHS में, वी हैव 2 इन द RHS, ऑल्दो इट डजंट चेंज एनीथिंग सिग्निफिकेंटली। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है आपको। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आती है कि नहीं आती है। अगर वो भी नल मैट्रिक्स आ गई तो वो थर्ड केस में चला जाएगा, है ना, जहाँ पे अपन बता नहीं सकते, बट ये सेकंड केस ही आएगा। किसी को आंसर है इसका तो उनको बता दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। कोई नहीं, तो फिर से मेरा चेंज कर 0 दो, के क्या इसमें आया दिक्कत, था 2 ना, मिनट तो तो फिर लगेगा। वो अलग है। -10 फर्स्ट वाले कॉलम में -10 ऐड कर दो ना। क्या आया था आपका आंसर पहले? 10 15 25 आया होगा ना, अब 15 आ जाएगा। पहले क्या दिक्कत है? हाँ सर, Okay, 3 - 6 and 3, so this is going to give us 6 6 9 12 9 21, यही आया ना आपका भी? तो ऑल इन ऑल अभी पूरा करने की जरूरत है क्या, बताओ? क्या अपन बेवकूफ़ है? पूरा करने की जरूरत है, लेकिन नहीं है, बिकॉज अभी चलो बोर्ड एग्जाम में तो करनी पड़ेगा। -12 + 12 0 और 6 3 18। कहने की बात है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाती तो थर्ड केस पे जाते। अभी ये नल मैट्रिक्स नहीं है। इफ इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स तो नो सॉल्यूशन, सिंपल इज दैट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन दे रहा हूँ, x + 3y = 5। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको हर कोई देखना ध्यान से। 2x + 6y = 8। आपका कल लेक्चर है कि नहीं है, कोई मुझे बताओ? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। आपका कल लेक्चर है या नहीं, कोई भी किसी को पता तो होगा? 1326, मेरे को याद नहीं एक्चुअली। होगा ना सर, ठीक है, लास्ट सैटरडे को छुट्टी नहीं देते। यहाँ पे देखते हैं x y। इस वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखो आप।
दिस इज इक्वल टू 5 और 8। पहली बात तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दूर से दिख जाएगा 0, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने सॉल्व किया तो आप बेवकूफ है। क्यों भाई? गिव मी द रीजन व्हाई इज द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0। नहीं ना, क्योंकि ये ना, z पूरे सारे जीरो ये है, पूरा जो रो है आपका, एक कॉलम वो पूरा या जीरो हो गया। 1 3 तू कॉमन ले लो ना सेकंड रो में से। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों कॉलम सेम आ जाएगी। कोई भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम या दो रो सेम आता है तो आपको पता है क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट तो 0 है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चेक करना है। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चेक करना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा ये चेक करना है। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। हाँ, वैसे तो आप देख के बता दोगे कि पैरेलल लाइन है, लेकिन अब मैट्रिक्स मेथड से अगर आपको बताना तो कैसे बताओगे? एडजॉइंट ऑफ ए पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शायद मैंने ये ट्रिक आपको बताई नहीं थी, उस समय दिमाग से उतर गया होगा। बी मैट्रिक्स इज 5 8। 2x2 मैट्रिक्स में अगर आपको एडजॉइंट निकालना होता है ना, 2x2 मैट्रिक्स में अगर आपको एडजॉइंट निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं पता है? ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, इनको आप इंटरचेंज कर लो तो 1 6 बन जाएगा 6 1। ये डायरेक्ट ट्रिक है, आप लिख लेना। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। इसको आपने इंटरचेंज करा और ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, इनको आप नेगेटिव कर दो तो ये 2 -3 था जो -2 -3 हो जाएगा। सिंपल, ये ट्रिक से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। इट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, तो इसको आप यूज भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या हुआ? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स और क्या करेंगे? नेगेट दूसरा डायगोनल जो होगा ना, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, नेगेट सेकंड डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। समझ जाना अब यार, है ना क्या करा अपन ने? तो इसकी अदला बदली करा और इसको नेगेट कर दिया, नेगेटिव कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा? 6 5 ज़ार 30 और 8 3 ज़ार 24 नेगेटिव का, -10 और 8 -2, ठीक है। 6 आना चाहिए, सॉरी 24 और 36 होगा ना। ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया मतलब आपको मैंने क्या सिखाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना इनवर्स। तो डिनोमिनेटर तो 0 है और न्यूमरेटर 0 नहीं है, नॉन 0 है। तो डेफिनेटली सिर्फ ये अकेला 0 है, तो नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ऑफ ए है ना, उसमें आपने वैल्यू लिखा है मैट्रिक्स का, उसका नहीं, ट्रांसपोज डायरेक्ट भी तो एडजॉइंट ही लेंगे लिख ना, दिया ये मैंने। कोफैक्टर्स की वैल्यू लिखी है ना आपने। दिस इज द फाइनल एडजॉइंट। डायगोनल इंटरचेंज, दूसरा डायगोनल को माइनस साइन, आप उस तरीके से अच्छा, करोगे हाँ को फैक्टर से तो भी हाँ यही हाँ। आएगा। बट आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करो और जेई में भी ऐसे ही करो, ठीक है। ये उस समय मैंने आपको बताया नहीं था शायद, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, बट अभी याद आ गया तो बता दिया। इसी पर्पज से मैंने आपको 2 क्रॉस 2 दिया था, ठीक है। अब सिर्फ नीचे वाला 0 ऊपर वाला नॉन 0, तो वी नो दिस इज नॉनसेंस, मतलब इनकंसिस्टेंट। आपको वो वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला आएगा ही नहीं केस, चिंता ना करें। तो मुबारक हो भाई, वी आर डन। बचता है अपने पास मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो जो मेथड ऑफ रिडक्शन है उसके लिए अपने पास टाइम तो सफिशिएंट है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं उसमें अपन, ठीक है। कौन सा वाला? सर वो ट्रिक बताओ ना आप। हाँ देखो बता देता कि हूँ। इंटरचेंज डायगोनल जैसे कि कैसे मेरे करते पास हैं। ये वाली मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट लिखना है। तो इसका एडजॉइंट कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप ये 1 और 4 जो है उनको इंटरचेंज कर दो, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। इज दैट ओके? फिर ये जो दूसरा डायगोनल था 3 2 वाला, इसको एज इट इज लिखो और उसमें चुपके से नेगेटिव लगा दो, ये बन गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को आप जो करोगे इंटरचेंज करोगे और जो दूसरा नॉर्मल डायगोनल है उसको निगेट कर दो बस सिंपली। ये 2 क्रॉस 2 में होगा है ना, 3 क्रॉस 3 में वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड इन 3 क्रॉस 3। ओके, मेथड ऑफ रिडक्शन।
एक मिनट दिया ना, 1 मिनट। मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करेंगे? इन द मेथड ऑफ रिडक्शन सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, अब 5 मिनट का पेशेंस दिखाओगे तो ये हो भी जाएगा। इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट, ऊपर वाले से तो आसानी है। हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ए होती है, A1 B1 होता था या क्या होता था? मेरे ख्याल से A1 B1 लिखते थे अपने ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और यहाँ पे होता है XYZ। CBSE वाले बच्चों भी देख ही लो ना, क्या कर लो, क्या उखाड़ लोगे 5 मिनट, जल्दी जाके देख लो अच्छे से। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास D1 D2 D3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि रिडक्शन का मतलब क्या है? वी विल रिड्यूस इट टू समथिंग। हम ये जो A मैट्रिक्स है और X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, इन दोनों में रिडक्शन लगाते हैं। मतलब हम A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अब वो इतने खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पे 0 आ जाए। मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हो। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि आप जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओगे तो नीचे वाले जितने भी ट्रायंगल के एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। फिर उससे फायदा ये होगा, सर CBSE वालों को लिखना ही मत लिखो यार, समझ लो एक बार, देख लो और खुशी मनाओ कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है यार, ये बीच में एक्स आएगा। हाँ, तो उससे ये फायदा होगा कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन आप जैसे जैसे ए पे लगाओगे वैसे वैसे बी पे लगाओगे। मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड होता है जब दोनों साइड लगे। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लगाना है कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ या तो लोअर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये ऊपर के 3 एलिमेंट को 0 कर दो, डजेंट मैटर। आपको बस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर। अच्छा, उसको करके क्या फायदा होगा वो अपन देखते हैं। बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर वो रो या कॉलम दोनों में से किसी से रो भी ही कर सकते लगाएंगे हैं। या तो सिर्फ कॉलम ही लगाएंगे। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और दोनों तरफ लगाएंगे, कॉलम नहीं लगाएंगे अपन, कॉलम से नहीं करेंगे, सिर्फ रो से करेंगे। अच्छा देखो, अब क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है कुछ चेंज होगा ना। अरे कुछ चेंज होके कुछ A1 डैश बन जाएगा, ये B1 डैश बन जाएगा, ये C1 डैश बन जाएगा, ये D1 डैश, D2 डैश, ये D3 डैश। भावनाओं को समझो, चेंज होके कुछ बन गया है, डैश देख के डरो मत। फिर ये भी कुछ ना कुछ, अच्छा ये तो 0 में चेंज हो गया है, दिस इज 0 एंड दिस इज B2 डैश एंड दिस इज C2 डैश एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज C3 डैश। और ये क्या है? XYZ। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको Z डायरेक्ट मिल जाएगा। जब आप दिस इंटू दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डायरेक्टली LHS में सबसे थर्ड वाला एलिमेंट जो आएगा ना वो 0 मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। बिकॉज 0 0 C3 डैश इंटू XYZ, 0 0 तो आपको 0 ही देगा, और C3 डैश इंटू Z विल गिव यू C3 डैश इंटू Z। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको X वाला टर्म नहीं मिलेगा, सिर्फ Y और Z मिलेगा। यू विल गेट B2 डैश Y प्लस C2 डैश Z। ठीक है, और पहले वाले में अपने को तीनों मिलेंगे, A1 डैश X, A2 डैश Y, A3 डैश B2 और B1 C1 डैश Z, है ना। और RHS में अपने पास तो नंबर्स हैं, वी कैन डायरेक्टली इक्वेट नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप पहले थर्ड एलिमेंट को इक्वेट करोगे, Z आ गया, फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में डालोगे तो Y आ जाएगा, फिर इन दोनों को आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो X भी आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस आर सेम जो अपन ने पहले समझे थे। ठीक है, तो अब चलो अपन रिदम में है तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा ही देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते सर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते उधर, एक ही कॉलम में रो ही लगा। ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड। मेरे को तो ये मेथड काफ़ी पसंद आया था। इनफैक्ट मैंने नहीं पढ़ा था जब मैंने वाज ए स्टूडेंट, जब मैं कॉलेज में गया था ना तब पढ़ाया गया था मुझे। तो
उस समय पता चला था, लेकिन ये जो ये एसएससी वाले हैं ना, इनको बहुत सारी चीज़ सेमेस्टर लेवल की चीज़ें भी पढ़ा दी जाती है, और तो इतना मुश्किल नहीं है ये। तो मैं आपको पहले काम करता हूँ, ये मतलब आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन एट फर्स्ट कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। पहले सिंपल, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर अपना मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, थोड़ी मेहनत है लेकिन हो जाएगा। कल से अपन फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट का बचा हुआ जो भी एक क्रेमर्स रूल। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन? लेट अस डू दिस वन। ये करते चलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। पहले तो सिंपल 2/2 दे दिया मैंने, फिर 3 क्रॉस 3 करेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो इक्वेशन है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगी दैट विल बी 1 2 2 3। वेरिएबल मैट्रिक्स हमेशा एक्स वाई होती है, z नहीं है यहाँ पे, शुक्र मनाओ, और यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करना तो खैर स्टार्ट कर ही दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर बनाओ। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर बनाओगे। मैंने मेथड ऑफ इन्वर्जन लिख दिया है, आप लोग इसको मेथड ऑफ रिडक्शन मान के करो। ठीक है, तो देखो अब लोअर ट्रायंगुलर बनाना, तो वी जस्ट नीड टू मेक दिस 2 एज 0। तो क्या करेंगे बताओ मेरे को, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं? ठीक है, R2 goes to R2 minus 2 दोनों R1। तरफ करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था मेरे पास, वो मुझे मिल नहीं रहा। R2 changes to R2 minus 2 R1। ठीक है, तो क्या बच जाएगा इधर? 1 2 2 3 1 2 2 3 ना, ये इसको एज इट इज लिखो। अब इसमें चेंज मत करना है, ये डमी है, और इधर आप चेंजेस करोगे तो 2 करो। R2 minus 2 R1, तो 2 minus 2 times 2 that is 0, और 3 minus 4 -1 आ जाएगा। 3 minus 4 -1 अगेन। ओके, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ऊपर? 1x plus 2y, और इधर आएगा 0x minus 1y। ये बन जाएगा आपका LHS में मैट्रिक्स, और RHS में बन जाएगा 2, -1। आ गया आंसर? ठीक है, पहले यहाँ तक आराम से देख लो आप, है ना, किसी भी तरह की फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए अपने को। अब ये स्टेट बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्रॉस 2 के 2 नंबर के आते हैं, 3 क्रॉस 3 के 4 नंबर के आते हैं। मैं आपको दोनों करा देता हूँ, इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अपन कॉलम ऑपरेशन लगाते ही नहीं, दिस इज द रूल। कॉलम से आपका आंसर आएगा ही नहीं। उसका एक और रूल मैं आपको बताऊँ क्यों कॉलम नहीं लगाते। कोई मेरे को बताएगा व्हाई डोंट वी अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? एनीवन? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये वाली मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, कहाँ से लगा लोगे? एक ही कॉलम में कितना कॉलम, दूसरा कॉलम होता तो ही लगाते ना, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो इसमें भी क्या रटने वाली बात तो कहीं भी नहीं होती। y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y रख दो, आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू क्या रखेंगे? 1, तो 0 आ जाएगा। ओके, 0, 1। कभी भी आपको वेरीफाई करना हो तो हमेशा पुट करके देख लिया करो ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो डालो 0, 1। मस्त कर रहा है सेटिस्फाई ना, बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। एक और क्वेश्चन देखते, देन वी विल कॉल इट अ डे। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन, वो सब मैं फालतू चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन। पहली इक्वेशन लिखो, ये है आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। इज दैट ओके? सॉल्व करना है आपको इसको एक्स वाई जेड को मेथड ऑफ रिडक्शन से। यूज मेथड ऑफ रिडक्शन टू सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स x और यहाँ पे आ जाएगी मैट्रिक्स b 1 1 2। ठीक है, ये आ जाएगा 1 -1 एंड 1, 2 -1 एंड 0 एंड 3 3 -4। हम लोग यार इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लगा चुके हैं ना कि दिस इज नथिंग टू अस नाउ, कुछ भी नहीं है अपने लिए। आप या तो इन तीनों को जीरो बना दो या तो इन तीनों को जीरो बना दो। मेरी जनरली अप्रोच होती है कि मैं लोअर ट्रायंगुलर पे ही अटैक करता हूँ, पता नहीं क्यों एक आदत सी हो गई। आप चाहे तो ऊपर बना सकते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लेकिन ये नीचे से सोचना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है ब्रेन को। आप अगर देखोगे ना, अगर आपको ज़बरदस्ती बोल ही दिया कि नहीं अपर ट्रायंगुलर, सॉरी ये एक्चुअल में अपन अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं, अगर आपको बोल दिया कि नहीं लोअर ट्रायंगुलर बनाओ तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी, सह लेंगे थोड़ा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा इसमें, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, डू नॉट यूज़ R2, कोशिश करना R2 यूज़ ना करो आप, क्योंकि अपन दोनों को चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो जिसको चेंज करना उसको यूज़ ना करो तो कैलकुलेशन में ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, इज दैट ओके? ठीक है भाई, दिस इज एक्स वाई जेड एंड दिस इज 1 1 2। अभी इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ, बाद में लिखूंगा। सबसे पहले क्या चेंज नहीं करा अपन ने, R1 चेंज नहीं करा, तो R1 को एज इट इज लिखेंगे। R2 चेंज होगा, R3 भी चेंज होगा। देखो ध्यान से, 2 - 2 इज 0, फिर -1 माइनस 2, तो 2 - 1 इज 1, और 0 माइनस -2। ठीक है, किसी किस्म की फड़फड़ाहट हो तो मुझे बता दें। फिर करेंगे अपन 3 - 3 is 0, 3 minus 3, this is 6, and -4 - 3 is -7। यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, तो R3 पहले कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। R3 को आप क्या करो, 3 गुना R1 मतलब 2 - 3 दैट इज -1, फिर 2 गुना R2 1 - 2 -1। कूल, चमका सबको। अब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी तो इसको भी ज़ीरो बनाना है, इसको भी ज़ीरो बनाइए तो मज़ा आएगा, ऐसा थोड़ी। तो इसको भी ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, मेरे को बताओ कोई सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, एनीवन? वेरी गुड, 6R2 कर लेंगे। सर R3 ठीक है, 6R1 क्यों नहीं करा मैंने, ऐसा क्यों नहीं करा कि +6R1, ये भी तो ज़ीरो दे देगा आपको, बट उससे ये वाला हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिए ये सब छोटी छोटी बातों में ना, 0 डिस्टर्ब। तो जहाँ जहाँ गलती कर दोगे वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको। x y z 1 -1 -1, ठीक है, 1 - 1 1 0 1 - 2, एंड यहाँ पे करेंगे 6 टाइम्स, तो 0 0 एंड -7 -12 -12 5, ठीक है, 5z, फिर आ जाएगा यहाँ पे y - 2z, और यहाँ पे आ जाएगा x - y + z। ओके, इंटरेस्टिंग है, देखा जाए तो ये मेथड खराब नहीं है, एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। इनवर्स वाले कहाँ पे, सर उधर 5 आएगा ओ यार थैंक्स है ना, यहाँ पे 5 आएगा सर, वो राइट 1 - 1 5 आएगा। चेंज नहीं किया था मैंने, तो 1 - 1 5, तो z का वैल्यू तो डायरेक्टली आ गया अपने पास, 5z का वैल्यू 5 के बराबर, उल्टा लिखेंगे ना, तो मतलब z = 1, फिर y - 2z, दिस इज इक्वल टू -1, इज दैट ओके? z का वैल्यू रख दें यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा, 2 - 1 1, तो y आ जाएगा 1, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, y आ जाएगा 1, एंड देन विल पुट बोथ ऑफ दीज इन दिस इक्वेशन। सही है आपका आंसर, डालो यहाँ पे -1 + 1 is 0 and x is equal to +1, इज दैट ओके? तो x y z तीनों आ गया अपने पास, कितना 1 1 1 आ गया सॉल्यूशन।
ठीक है, बहुत अच्छा मेथड लगता है मेरे को ये एक्चुअली, बट ये अपने सीबीएसई में नहीं है, बस इसका ध्यान रखिए आप। तो आपको समझ में आ गया तो कोई ऐसी मुश्किल बात तो है नहीं, कर तो सकते ही हो आप। ठीक है, अच्छा आपका होमवर्क जो रहेगा ना, हर बच्चे का होमवर्क, दिस इज द होमवर्क कि आप मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 93 ऑनवर्ड्स जो है सॉल्व करोगे एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। 93 से आप कंप्लीट कर लो इसको पूरा। ठीक है, मॉड्यूल अपना डिस्कस हो चुका है 92 तक, 93 से करना है अपने को डिस्कशन। डीपीपी डिस्कशन अपना बचा हुआ है, सो सॉल्व डीपीपी 4 एज वेल। ये मंडे के लिए होमवर्क है, और मैं आपको आर डी शर्मा से होमवर्क पोस्ट करूंगा, सो वी विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आर डी शर्मा वाला अपन आराम से करेंगे। ठीक है, आर डी शर्मा और स्टेट बोर्ड दोनों करेंगे। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को सिर्फ स्टेट बोर्ड करना रहेगा, सीबीएसई वाले बच्चों को आर डी शर्मा। चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करा, लेकिन क्या सर तो मैंने हाँ ठीक है, अच्छा है ना। कल के लिए तो सबको ही दिया था मैंने, आज के मैंने लिए तो आर बोल डी शर्मा फर्क भी थोड़ी कर दिया पड़ता है कल। क्या, क्वेश्चंस का नंबर ही तो अलग होगा, डिजिट्स अलग होंगे, दिमाग तो वही लगाना है। तो ये हो गया अपना खत्म, है ना। ये वाला होमवर्क मैं आपको मेल करूंगा अभी ग्रुप पे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डन विद कंप्लीट मैट्रिसेस चैप्टर। आज आपका खत्म होता है पूरा, बोर्ड्स का भी और जेई का भी। ठीक है, फिर अब डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा टॉपिक, क्रेमर्स रूल, जो मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर की अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, वो अपन कल या फिर परसों पढ़ेंगे, है ना। तो दिस इज योर होमवर्क, कल मिलते हैं अपन। आज थोड़ा क्लास ज़्यादा हो गई सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में जैसा था कि इट इज नॉट, क्या होमवर्क आप मॉड्यूल वाला करो। सर आज होमवर्क कितना करना है वो कंप्लीट? एक काम करो, आज सबमिट करने वाला ना? ये वाला जो होमवर्क है ना, ये अपन मंडे के लिए लेते हैं, इसको अपन टाइम आराम से करेंगे। आर डी शर्मा मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, सॉल्व दैट, है ना। और स्टेट बोर्ड वालों को मैट्रिसेस का देता हूँ मैं पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नहीं आता तो मेरे को 5 बजे एक मैसेज डाल देना। ठीक है, याद आ जाएगा मेरे को। ओके देन, हाँ बोलो। सर सर अगर इस नहीं संडे सर, मॉक नहीं हुआ तो वो लेक्चर ठीक लेके है सर, खत्म you कर rest डालेगा करो, ना मैं भी रेस्ट एसओटी। करूँगा, आप भी रेस्ट करो। ठीक है, बताओ भाई आर्या, आप पूछ रहे हो कुछ? टेल मी। हाँ सर, इसके पहले वाले पहले वाला एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था मुझे आज के। उसमें एडजॉइंट जो आपको डिक्टेट किया था उसके 1-2 नंबर्स बता दो ना। मेरे नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन साइज सारे उल्टे आ रहे हैं। इसके पहले वाला, ये इसके पहले ये वाला अद्वैत ने बताया था ना, तो अद्वैत आपका आंसर जो है ना, मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल में गलत है। साइन उल्टे आ रहे होंगे, -3 + 6 -3 आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। आपका सही है, ठीक है, आपका सही आंसर है ना। क्यों सही है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एंड आई हैव द आंसर। मैंने आंसर अभी जस्ट चेक किया है एंड करेक्ट आंसर जो है वो 5 10 5 -3 6 + 3 एंड -6, ये दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इज इट गुड? अभी ठीक है कि अभी भी नहीं आ रहा? ये आएगा फिर इधर, है ना, आरएचएस में। अभी मैच कर गया सारा? ओके। करो करो करो, अभी हो जाएगा, अभी पक्का मैच नहीं, करेगा। मैंने 1-2 एलिमेंट्स नहीं निकाले, वो उधर ही रह गया था लेक्चर आज का। क्वेश्चन। 5 मिस कॉल आ गए मुझे कोचिंग से, उठाना ही पड़ेगा। बाय एवरीवन, थैंक यू। रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से।